तो दोस्तों अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में और जानेंगे कि हैलोजन एक्सेप्शन क्यों है। पहले पढ़ते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में। तो जब आप नाइट्रेशन करते हो टोलुइन की तो आपको तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो पहला है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो प्रोडक्ट जिसकी यील्ड है 63%, मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोटोलिन जिसकी यील्ड है 3% एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोटोलिन जिसकी यील्ड है 34%। क्या रीज़न है कि ऑर्थो और पैरा की जो यील्ड है वो मेटा से ज़्यादा है और ऑर्थो पैरा में से ऑर्थो की यील्ड पैरा से ज़्यादा है? तो इसका रीज़न अब हम देखते हैं। जब आपका न्यूक्लियोफाइल नाइट्रो के साथ रिएक्ट करता है ऑन ऑर्थो पोजीशन तो आपको ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे मिलता है। जब आपका नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आएगा तो आपको या तो कार्बोकेटाइन इस तरफ मिलेगा या इस तरफ मिलेगा। जब इस तरफ मिलता है तो वो केस है ये। मान लीजिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, कार्बोकेटाइन इस कार्बन के ऊपर आ रहा है। अब ये इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, नेक्स्ट जो कार्बोकेटाइन होगा इस कार्बन पे आएगा, देन अगेन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और आपका कार्बोकेटाइन इस कार्बन के ऊपर आएगा। तो जब आप इस ग्रीन बॉक्स को कंसीडर करते हैं, इसमें देखिए आपका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उस कार्बन के ऊपर बन रहा है जहाँ पे मिथाइल डायरेक्टली अटैच है। मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से वो इस कार्बोकेटाइन को अच्छे से स्टेबलाइज करता है। अब हम लेते हैं मेटा अटैक का केस। इसमें नाइट्रो ग्रुप आपके मेटा पोजीशन पे आ रहा है तो कार्बोकेटाइन या तो इस कार्बन के ऊपर बनेगा या इस कार्बन के ऊपर बनेगा। तो ये इस कार्बन पे जब बनेगा मेटा तो ये वाला केस होगा। तो लेकिन अब हम इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं तो आपका कार्बोकेटाइन आता है इस कार्बन के ऊपर और नेक्स्ट केस में आता है इस कार्बन के ऊपर। इसमें से किसी भी केस में जो आपका कार्बोकेटाइन है वो इस कार्बन के ऊपर नहीं बन रहा जहाँ पे मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। तो मेटा के कंपैरिजन में आपका ऑर्थो अटैक का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है। अब हम लेते हैं पैरा अटैक का कंसीडरेशन। तो पैरा अटैक में भी जब आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है तो एक जो केस है वो ऐसा बनता है जहाँ पे कार्बोकेटाइन डायरेक्टली अटैच है मिथाइल ग्रुप के साथ। तो ये मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर देता है। तो अब आप ऑर्थो मेटा एंड पैरा अटैक को देखिए। ऑर्थो एंड पैरा अटैक स्टेबलाइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, लेकिन मेटा अटैक स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो यही रीज़न है कि ऑर्थो एंड पैरा की यील्ड जो है वो मेटा से ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऑर्थो की क्यों ज़्यादा है पैरा से, तो सिंपल यहाँ पे आपका जो लगेगा वो स्टैटिस्टिकल रूल लगेगा, क्योंकि आपके इसमें दो ऑर्थो पोजीशन है कंपेयर टू वन पैरा पोजीशन। तो दो ऑर्थो पोजीशन होने की वजह से जो ज़्यादा चांसेस है ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट करता है कंपैरिजन टू पैरा प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट केस हम लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। अब अगर हम बात करें कि मिथॉक्सी ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसमें पहले हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करें तो मिथॉक्सी एक विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इस रिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ओके, तो हमेशा जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट्स को ओवरकम करता है, जिसकी वजह से मिथॉक्सी एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट को ओवरकम करता है। इस केस में मिथॉक्सी इतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि जो भी कार्बोकेटाइन बनता है इस बेंजीन रिंग में या सिग्मा कॉम्प्लेक्स में, उसको मिथॉक्सी ग्रुप ईजिली स्टेबलाइज कर देता है और इतना स्टेबलाइज कर देता है कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को काफ़ी लो कर देता है। तो इसी की वजह से अगर आप ब्रोमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे एनिसोल के ऊपर तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो भी विदाउट एनी यूज़ ऑफ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट। तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं नाइट्रेशन का केस इस एनिसोल के ऊपर,
तो आप देखेंगे कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिला है कंपेयर टू ऑर्थो, एंड ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो अब हम केस लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल का, और इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्थो अटैक के बारे में। जब आपका नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आता है तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन इस कार्बन पे होती है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये मिथॉक्सी के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे और आपको ये प्रोडक्ट देंगे। तो ये आपके इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देते हैं। और दूसरा, ये जो कार्बोकैटायन है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इस रिंग में। तो ऑर्थो जो अटैक है वो स्टेबलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथॉक्सी ग्रुप। जबकि मेटा अटैक में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है थ्रू मिथॉक्सी ग्रुप। और अगर हम पैरा अटैक का फैक्ट लेते हैं, और अगर हम पैरा अटैक का केस लेते हैं, पैरा अटैक में भी यहाँ पे जब कार्बोकैटायन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो कार्बोकैटायन होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो यही रीज़न है कि ऑर्थो पैरा का जो यील्ड है वो मेटा से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा में किसकी यील्ड ज़्यादा है तो इस केस में आपको पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो स्टीरिक हिंड्रेंस करता है ऑर्थो पोजीशन पे, जिसकी वजह से जो आपका नाइट्रेशन है वो पैरा पे ज़्यादा अटैक करता है। अब हम स्टडी करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में। तो इसमें हम पहला केस लेते हैं नाइट्रो ग्रुप का। नाइट्रो ग्रुप में अगर आप इंडक्टिव फैक्ट देखें तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव नेचर का होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो कि बेंजीन के ऊपर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको विड्रॉ करता है अपनी तरफ। ओके, एंड सेकंड केस आप देख सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट का। तो नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आप देख सकते हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव कर रहा है, एंड देन दिस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो फर्दर आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्थो पे आप कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहे हैं। कार्बोकैटायन होने की वजह से इस कार्बन पे ये इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब आप आगे देखिए, जब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं तो अगेन पैरा पोजीशन पे भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। जब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और ये पोजीशन भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। जब आप नाइट्रेशन करते हो नाइट्रोबेंजीन की, तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं कंपेयर टू मेटा। मेटा आप देख सकते हैं 93% यील्ड मिल रही है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे आपकी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है जब नाइट्रो ग्रुप है। तो यही रीज़न है कि मेटा पे जब अटैक होता है तो उसकी यील्ड ज़्यादा होती है। अब हम केस लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो फर्स्ट केस लेते हैं ऑर्थो अटैक का। ऑर्थो अटैक में आपका जो कार्बोकैटायन जो यहाँ पे बन रहा है उस कार्बन के ऊपर बन रहा है जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। तो इस कार्बोकैटायन का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और ऊपर से नाइट्रो ग्रुप भी अटैच है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इम्पॉसिबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, इसलिए जो ऑर्थो अटैक की जो यील्ड है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन मेटा अटैक में जो आपके कार्बोकैटायन बन रहे हैं उसमें से किसी भी केस में जो आपका कार्बोकैटायन है उस पोजीशन पर नहीं आ रहा है जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। लेकिन जब आप पैरा का केस लेते हैं तो पैरा केस में भी वन ऑफ इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंटेन कार्बोकैटायन एट दैट कार्बन ऑन विच नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच। तो इसकी वजह से पैरा अटैक में भी यील्ड बहुत कम आती है नाइट्रेशन रिएक्शन की। तो यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप है दैट इज़ मेटा डायरेक्टिंग, नॉट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अगेन मैं बताता हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं दैट इज़ ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन हेलोजन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है। हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माना जाता है।
लेकिन जब आप देखते हैं इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पहले हम ये देखते हैं इट्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेबिलिटी। बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप है, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ कर रहा है। लेकिन अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इस रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो आपका कार्बो अनायन जनरेट हो रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जनरेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है, मतलब ये पोजीशन अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी और इलेक्ट्रोफाइल पे इजीली अटैक करेंगी। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट जो क्लोरीन है इट इज़ ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, तो अगर हम नाइट्रेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो इसमें देखिए आपका जो कार्बोकटायन है इस कार्बन के ऊपर आ रहा है जिस पे क्लोरीन अटैच है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है। तो इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा जो प्रोडक्ट है आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं कंपेयर टू मेटा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में एक्सेप्शन आता है हेलोजन का, और हेलोजन जो होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।